if I say you listen carefully, then it comes under the instrumental function of language. But when I say good afternoon, it comes under which function? Interaction. Yes. In interaction, greetings, sympathy, gratitude, compliments comes. If I say your house is beautiful, then it comes under which function? No, compliment. Your house is very beautiful. This is a complimentary sentence. Yet, which function of language? हिंदी में बताऊं? जैसे हमने कितने टाइप के फंक्शन पढ़ा था, इंस्ट्रूमेंटल फंक्शन पढ़ा था ना। इंस्ट्रूमेंटल के अंतर्गत कौन कौन सी चीजें आती हैं? कमांड आती है, रिक्वेस्ट आती है। यानी हमने अगर कहा आपको कि लिसन केयरफुली, तो इट इज इंस्ट्रूमेंटल फंक्शन ऑफ द लैंग्वेज. बट व्हेन आई से कि यू शुड टेक सम रेस्ट, then I give you suggestion. This comes under regulatory function of the language. But when we say greetings, one जैसे good morning, happy Diwali, thank you, ये सब किस में आता है? इंटरेक्शन में. भूल जाते हो तुम लोग फिर. पर्सनल में क्या आता है? पर्सनल फंक्शन में yes, जो आपकी पर्सनल फीलिंग्स है उसको जब आप एक्सप्रेस करते हो अपने लैंग्वेज में, तो उसे पर्सनल फंक्शन कहते हैं लैंग्वेज का. तो इस तरह ये तो फंक्शंस थे. अब फर्स्ट यूनिट समाप्त कर रहे तो हमने सोचा आपको एक बार इसे रिकॉल करा दें. तो इसमें लैंग्वेज स्किल्स कौन कौन से हैं आपके? LSRW मीन्स L for yes. सेकंड इसमें आपको हमने और भी बहुत सारी चीजें बता दी. कंपोनेंट्स ऑफ लैंग्वेज, हाउ मेनी बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ लैंग्वेज. Basic components. 5 components. There are 5 components of language: phonology, morphology, syntax, semantics, pragmatics. फोनोलॉजी और फोनेटिक्स में डिफरेंस भी बताया आपको हमने. फोनेटिक्स क्या है? Yes. Phonetics is the study of production of sound. यानी ऑर्गन्स, जिन ऑर्गन्स के द्वारा साउंड प्रोड्यूस होती है उसके भी जो स्टडी करते हैं फोनेटिक्स के अंतर्गत ही करते हैं. इसी में हमने आपको साउंड्स के टाइप्स बताए थे, जैसे लेबियोडेंटल है, बाइलेबियल है. ये सब क्या है? बाइलेबियल में हम बाइलेबियल क्यों बोलते हैं उस साउंड को? क्योंकि उसमें हम दोनों लिप्स का यूज करते हैं, अपर लिप और लोअर लिप. तो दोनों लिप्स के द्वारा जो साउंड प्रोड्यूस होती है उसको क्या बोलते हैं? बाइलेबियल साउंड. उसी तरह जब हम लेबियोडेंटल बोलते हैं, इसमें यानी अपर लिप और टिथ का यूज करते हैं, तब इसको लेबियोडेंटल साउंड बोलते हैं. पैलेटल भी है, यानी इसमें हार्ड पैलेट साउंड, सॉफ्ट पैलेट दोनों ही है. पैलेट कौन सा हिस्सा है? रूफ ऑफ द माउथ. रूफ ऑफ द माउथ. तो उसके फ्रंट पार्ट को कहते हैं हार्ड पैलेट और बैक पार्ट को सॉफ्ट पैलेट. तो इस तरह से हम यूनिट को समाप्त करना चाहते हैं, इसलिए आपसे पूछ रहे हैं फिर से कि विच इज द
Smallest unit of morphology. Morphemes. How many types of morphemes? Mainly क्या? There are two types of morphemes, root and bound. बाउंड के अंतर्गत क्या एफिक्स से जाते हैं? कौन कौन से एफिक्स में क्या आता है? सफिक्स और प्रीफिक्स. Prefix. If I say one word unhealthy, then here prefix is क्या है? उसमें प्रीफिक्स क्या है? अनहेल्दी में un. अगर हम बोलते हैं कोई सफिक्स वाला बोलो, जैसे वर्कर, er. हमने आपको एक चीज और बताई इसमें कि अगर er है तो ये एक और मॉर्फिम जो टू टाइप्स के बताए थे, डेरिवेशनल और इन्फ्लेक्शनल, डेरिवेटिव और इन्फ्लेक्शनल बताए थे ना. कल भी बताया था कि er में कंफ्यूज मत करना, ए यहाँ भी हो सकता है और इन्फ्लेक्शनल में भी हो सकता है. और चूंकि इन्फ्लेक्शनल मॉर्फिम से ओनली 8 types, there are only 8 types of inflectional morphemes in English language. तो उसमें भी er, जैसे अगर हम कंपैरेटिव डिग्री का यूज करते हैं तो वहाँ er लगाते हैं. टॉल में लगाओ, स्मॉल में लगाओ, क्या? टॉलर, स्मॉलर, दैट इज er. तो हियर इन्फ्लेक्शनल मॉर्फिम में 8 टाइप्स में एक एस, जब हम प्लूरल का प्रयोग करते हैं, जैसे आप बॉय से बॉयज बनाते हो, यहाँ जो एस है वो क्या है? वो भी इन्फ्लेक्शनल मॉर्फिम है. फिर अगर आप थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में जाते हो, राम्स पेन, राम की कलम, वहां एपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं, तो ये भी सफिक्स है बट इन्फ्लेक्शनल है. फिर आप जैसे एक हम बनाते हैं, ये तो पॉजेसिव केस में आ गया, राम के बाद एपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं तो क्या होगा? राम्स पेन. तो एक पॉजेसिव केस में आएगा. एक एस लगाते हैं हम आप जब आप इसमें जाते हो वर्ब में, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में, राम इट्स. तो एस तो एक ही है, हम यूज कहाँ कहाँ करें? 3 तरह से यूज कर रहे हैं. एक हमने प्लूरल बनाने में यूज किया, एक पॉजेसिव केस बनाने में यूज किया, एक हम इसे टेंस में जब हम यूज कर रहे हैं, राम इट्स ए मैंगो या ही रीड्स ए बुक, तो फर्स्ट पर्सन में यूज कर रहे हैं. कहाँ? थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में, राम इट्स. किसी का भी नाम हो, राम नहीं, आप कोई भी नाम, ही शी, जब भी जो भी यूज करते हैं तो उसके साथ क्या लगाते हैं? एस. तो ये 3 तरह के एस हुए. एक इसमें है तो सफिक्सेस, लेकिन इन्फ्लेक्शनल मॉर्फिम्स हैं. इस तरह हम जब कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करते हैं किसी पॉजिटिव डिग्री, मान लो एक सेंटेंस लेते हैं, राम इज ए टॉल बॉय. इसको कंपैरेटिव में मुझे श्याम से तुलना करनी है, तो क्या करते हैं? राम इज टॉलर देन श्याम. तो यहाँ हमने टॉल में क्या लगाया? ई आर. ई आर क्या है? ई आर भी सफिक्स है, ये भी इन्फ्लेक्शनल है. लेकिन राम इज टॉलर, और जब भी टॉलर कंपैरेटिव डिग्री का यूज करते हैं तो उसके बाद देन लगाते हैं, राम इज टॉलर देन श्याम. तो ये भी, यहाँ भी ई आर इन्फ्लेक्शनल है. फिर ई एस टी, जब सुपरलेटिव डिग्री का यूज करते हैं, बनाते हैं हम कि राम सबसे ज्यादा लंबा है क्लास में, तो राम इज द, क्या होगा? बोलो. टॉलेस्ट. राम इज द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास. अब एक बात यहाँ आपको ध्यान रखनी होगी कि जब भी हम सुपरलेटिव डिग्री का यूज करते हैं, ई एस टी लगाएंगे, तो उसके पहले किस चीज का लगाते हैं? दी, टी एच ई, दी. हाँ, राम इज द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास.
फिर एक और इसमें इन्फ्लेक्शनल में जैसे ईडी लगाते हैं, आई हैव स्टार्टेड द वर्क, या फिर आप बनाते हो राम वर्क, राम ने काम किया, या जब भी पास्ट टेंस बनाते हैं तो क्या ईडी लगाते हैं। तो यहाँ जो ईडी लगाते हैं ये भी इन्फ्लेक्शनल डेरिवेटिव मॉर्फिम्स है। और किसी वर्ब में ईएन लगाते हैं, जैसे ईट, एट, इटेन, थर्ड रूप जो होता है वर्ब का, उसमें क्या लगाते हैं, ईएन, तो वो भी इन्फ्लेक्शनल है। इस तरह ईआर, ईएसटी, ईडी, ईएन और एस जितने टाइप के, हमने 4 टाइप के आपको बताया, ये जो है 8 इन्फ्लेक्शनल, यानी देयर आर 8 इन्फ्लेक्शनल मॉर्फिम्स इन द इंग्लिश लैंग्वेज। डेरिवेटिव जो है वो तो उसके बाद जो है सारे डेरिवेटिव है, ये अलग टाइप के मॉर्फिम्स है। और जो हम देयर 2 टाइप्स आप जानते हो, रूट और बाउंड। इसमें जब भी हम प्रीफिक्स और सफिक्स का यूज करते हैं, यानी वो बाउंड मॉर्फिम्स होते हैं। तो एक चीज और भी आपको बताया हमने कि मॉर्फिम का अपना वर्ड मीनिंग, अपना अर्थ होता है, लेकिन बाउंड मॉर्फिम का अपना कोई अर्थ नहीं होता है। यानी आप एग्जाम्पल कोई भी बता सकते हो। कार, इसमें क्या लगाएंगे फिर प्रीफिक्स सफिक्स, तो कार में कुछ लगा सकते हैं, ये रूट मॉर्फिम है। कोई ऐसा मॉर्फिम जिसमें आप बाउंड मॉर्फिम यूज कर सकते हो। बाउंड मॉर्फिम जैसे वर्क है, वर्क रूट मॉर्फिम है, इसमें इसका अपना मीनिंग है, ये अपना एक अर्थ रखता है। अगर इसमें ईआर लगाते हैं तब भी इसका मीनिंग क्या है, चेंज हो जाता है। लेकिन सिर्फ ईआर का, अपने बाउंड मॉर्फिम का अपना कोई अर्थ नहीं होता है। तो इस तरह आप मॉर्फिम तो सारे समझ गए हो। अब कंपोनेंट्स में हमने जैसे मॉर्फोलॉजी बताया था, फोनोलॉजी बताया था, एक बार रिकॉल कराते हैं आपको कि व्हाट इज फोनोलॉजी। हाँ, the sound system of a language is called phonology. Language has a set of sounds. The sound stands for words. The word stands for object, ideas, process, etc. In another words, we can also say phonology is the study of the patterns of sounds and their meanings in a language. It is the study of the categorical organization of speech sounds in languages, how speech sounds are organized in the mind and used to convey meaning. कहीं दिक्कत हो फिर आप मुझे पूछ सकते हो। सिंटैक्स में क्या बताया था हमने आपको, सिंटैक्स सेंटेंस स्ट्रक्चर देखता है कि सेंटेंस सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट की पोजीशन प्रॉपर है या नहीं है, सेंटेंस सही है या नहीं है। किसी भी सेंटेंस में हम अगर सब्जेक्ट की जगह वर्ब, वर्ब की जगह सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट ऐसे रखेंगे तो क्या उसका सही अर्थ निकलेगा? नहीं निकलेगा ना। तो सिंटैक्स इज द सेंटेंस स्ट्रक्चर, और इसमें सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इस तरह हमने आपको सिंटैक्स में बात यही करते थे। सिंटैक्स इज ए सेट ऑफ रूल्स, यानी हम यहाँ ग्रामेटिकल रूल्स का यूज करते हैं। सिंटैक्स इज ए सेट ऑफ रूल्स दैट आर यूज्ड टू डिस्क्राइब एंड एक्सप्लेन द वेज in which words are related in a sentence. फिर सिमेंटिक्स भी बताया था आपको। सिमेंटिक्स, व्हाट इज सिमेंटिक्स?
इन सीमेंटिक्स द वे लैंग्वेज कॉन्वेज मीनिंग्स, यानी हमने जो सेंटेंस बनाया है उसका अर्थ सही निकल रहा है या नहीं, तो इसे सीमेंटिक्स में आता है, इसको सीमेंटिक्स बोलते हैं। और प्रैग्मेटिक्स में क्या है कि जो एप्रोप्रिएट वर्ड चॉइस होनी चाहिए, कि हम जो कहना चाह रहे हैं उसके लिए जो वर्ड चूज कर रहे हैं वह प्रॉपर है, उस कॉन्टेक्स्ट के लिए सही है या नहीं है। क्योंकि हमने जैसे आपको कल भी बहुत सारे वर्ड्स बताए थे कि जैसे टेल है, स्पीक है, से है, तो इसका कैसे यूज करेंगे। बिगिन है, स्टार्ट है, तो इसको कहाँ क्या, जैसे मशीन है, मशीन को स्टार्ट कर सकते हैं, स्टार्ट वर्क भी कर सकते हैं, जॉब भी कर सकते हैं, लेकिन मशीन को बिगिन नहीं कर सकते। तो आपको ये देखना है कि बिगिन और स्टार्ट हम कैसे यूज करेंगे, यानी किस कॉन्टेक्स्ट में आप क्या बोलना चाह रहे हो और उस संदर्भ में वो शब्द, वो वर्ड सही है या नहीं है। फिर हमने आपको वॉवेल्स के भी, साउंड के भी टाइप्स बताए थे कि 26 लेटर्स से कितने टाइप के साउंड्स बनते हैं, यानी फोनिम्स, फोनोलॉजी की जो स्मॉलेस्ट यूनिट है वो क्या है, फोनिम्स। और साउंड को फोन, PHONE, फोन भी बोलते हैं। तो इसमें जो 26 लेटर्स हैं इंग्लिश में, उसमें कितने वॉवेल्स हैं, देयर आर 5 वॉवेल्स एंड 21 कॉन्सोनेंट लेटर्स। तो 5 वॉवेल लेटर्स से 19 वॉवेल साउंड्स आते हैं और 21 कॉन्सोनेंट लेटर्स से 25 कॉन्सोनेंट साउंड्स, यानी साउंड्स की उत्पत्ति होती है। और वॉवेल साउंड्स को भी क्लासिफाई किया था हमने, शॉर्ट वॉवेल साउंड, लॉन्ग वॉवेल साउंड, आर कंट्रोल्ड वॉवेल साउंड एंड डिफ्थोंग। आर कंट्रोल्ड वॉवेल साउंड के एग्जांपल्स दिए थे हमने आपको, यही इजी है इसलिए पूछ रहे हैं आपसे कि जब भी वॉवेल के बाद आर आता हो तो उसे क्या कहते हैं, आर कंट्रोल्ड वॉवेल साउंड, यानी CAR। तो आर से पहले क्या है, हाँ वॉवेल है, पार्क। यहाँ भी आर से पहले क्या है, ए, यानी वॉवेल है। तो जब भी आर से पहले वॉवेल होगा तो वो क्या कहलाएगा, आर कंट्रोल्ड वॉवेल साउंड। इस तरह डिफ्थोंग को भी एक्सप्लेन किया था, डिफ्थोंग किसे कहते हैं, कैसे साउंड्स को, when two vowels, when two vowels are present same in the same place, then in the same word, the those sounds are called diphthong sounds। जैसे एग्जाम्पल बताइए आप। सही है, ऐसा ही बता रहे हो। इस तरह डायग्राफ्स जो कॉन्सोनेंट साउंड में आते हैं, डायग्राफ्स, ये दो जो है ना, डिप्थोंग और डायग्राफ्स, इसको आपको हमेशा याद रखना होगा कि डायग्राफ साउंड क्या होते हैं और डिप्थोंग साउंड क्या होते हैं। डायग्राफ साउंड्स जब वॉवेल नहीं आते हैं, इसमें क्या है कि व्हेन टू लेटर्स कंबाइन टू मेक वन न्यू साउंड, कि जब दो लेटर कंबाइन होकर एक नए साउंड के को प्रोड्यूस करते हैं तो क्या कहलाते हैं, डायग्राफ्स। यानी डिप्थोंग में टू वॉवेल्स आते हैं एक साथ, और डायग्राफ्स में सिंपली टू लेटर्स कंबाइन टू मेक वन न्यू साउंड। जैसे CHAIR, देन क्या कहेंगे इसे, CHAIR, चेयर। तो हमने यहाँ क्या यूज, CH है ना, CH से क्या किस साउंड की उत्पत्ति हो रही है, हम क्या बोल रहे हैं इसे, जबकि CH अलग अलग तो लेटर है लेकिन दोनों मिलकर एक नए साउंड के प्रोड्यूस कर रहा है, इसलिए वो चेयर कह रहे हैं। TOUCH, इसे क्या कहेंगे,
टच। हाँ, STATION क्या है? STATION क्या है? स्टेशन। इसमें कौन से दो लेटर्स कंबाइन हो रहे हैं? IO। IO या दोनों क्या है? वॉवेल है। तो दो वॉवेल मिलकर कौन सा साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं आप? देखो, IO, श, स्टेशन। STATION, स्टेशन कर रहे हैं ना। आप इसी तरह नेशन, NATION, यहाँ भी आप देख लो सैंपल, एक ही तरह के एग्जाम्पल है। स्टेशन, नेशन, आई और ओ, जहां भी आई और ओ मिल रहे हैं क्या हो रहा है? कौन सा साउंड प्रोड्यूस हो रहा है? श। आप इस तरह इंटरनेशनल भी लिखते हो, उस वहां भी आईओ। और इस तरह का कोई एक वर्ड आप याद रिकॉल करो। लोकेशन, बिल्कुल सही, बहुत सही। चलो, तो लैंग्वेज स्किल्स में अब चूंकि ऑर्गन्स के बारे में अब इसमें से कुछ बच्चे उतने नहीं समझ पा रहे हैं क्योंकि वो साइंस का नहीं है। क्योंकि फायरिंग्स, लैरिंग्स, वोकल कॉर्ड, एपिग्लॉटिस, ग्लॉटिस सभी आ जाते हैं। तो हमने एक आध जैसे बताया आपको जो बिल्कुल इजी है। GUTTARALS, गटरल्स बोलते हैं ना। एक कौन से ये साउंड वैसे होते हैं जो थ्रोट से बोलते हैं। थ्रोट की सहायता से जो शब्द बोले जाते हैं, शब्द नहीं, सॉरी, साउंड थ्रोट से जो आते हैं। थ्रोट से जो हम लेटर, जैसे क बोल के देखो, के, क, क्यू, सब कहाँ से बोलते हैं आप? खुद ही बोल के देखो। जो थ्रोट से बोल से आती है, जिसको मैंने हेल्प, थ्रोट से की हेल्प से जो साउंड्स आते हैं उसको गटरल्स बोलते हैं। तो इस तरह हमने आपको गटरल्स भी आप अगर याद रखो तो अच्छी बात है। नहीं तो जैसे बाइलेबियल है, लेबियोडेंटल है, इस तरह के साउंड्स, पैलेटल है, फेरेंजियल है, ये सब साउंड्स के टाइप से फोनेटिक्स के अंतर्गत आते हैं। लेकिन साइंस वालों को ऑर्गन्स के बारे में पता है, कौन कौन से, और रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं ऑर्गन्स। विंड पाइप एक तो मेन ऑर्गन है, ये तो आपको पता है, लंग्स। विंड पाइप को ट्रैकिया भी बोलते हैं। इस तरह सबसे तो पहले तो क्या आएगा? नोज। नोज में क्या? नोस्ट्रिल्स, फिर विंड पाइप यानी ट्रैकिया, और लंग्स। आप जो थोड़ा बहुत जानते हो उस ऑर्गन को भी बता सकते हो कि इसे, चूंकि तीन इसमें बांटा गया, क्लासिफाई किया गया है ऑर्गन्स को: रेस्पिरेटरी, फोनेट्री और आर्टिकुलेटरी। आर्टिकुलेटरी में तो दो हैं, नोज और माउथ। लेकिन रेस्पिरेटरी वाले भी जानते हो, फोनेट्री में कई सारे। फिर अब कल हमने आपको कहा था कि कुछ वर्ड्स ऐसे चूज करो या ऐसे रिकॉल करो जिसके कई अर्थ होते हैं, या फिर जिसके समान अर्थ होते हैं और उसका यूज अलग अलग प्लेस पे करते हैं। किया था कुछ? इंस्टेंट एंड फास्ट यूज कैसे करेंगे? इंस्टेंट फास्ट फूड के लिए कह रहे हो ना? फूड को लेकर ही कह रहा हूँ। हाँ, तो इंस्टेंट फूड किसको कहते हैं?
नहीं, आपने देखो इंस्टेंट फूड जो रेडी टू ईट आते हैं, आपने देखा होगा बहुत सारी जो डब्बा बंद आते हैं, नहीं आते, उसमें गर्म पानी रखते हैं, उसको 7-8 मिनट छोड़ दो, तैयार हो जाता है, होता है ना। और जो आप फास्ट फूड के अंतर्गत क्या है, आप जो ये सब खाते हो, मैगी, मोमो, चाउमीन, ये सारे आते हैं फास्ट फूड के अंतर्गत। तो इस तरह दोनों में डिफरेंस है थोड़ा, है ना, नहीं है? क्योंकि इंस्टेंट का मतलब होगा कि मुझे जैसा लग रहा है कि रेडी टू ईट है। क्यों? आप कोई भी उसके अंतर्गत भी आते हैं वही सब चीजें, लेकिन उसे आप तुरंत पानी डालो, 8-10 मिनट के अंतर छोड़ दो, उसे खा लो। दोनों ही आते हैं, लेकिन यूज आप जब सेंटेंस बनाओगे तो आपको अलग अलग सेंटेंस में अलग अलग वर्ड्स यूज, दोनों में से एक साथ नहीं यूज कर सकते, आप अलग अलग करोगे। और याद करो, रिकॉल करो कुछ। ये चाहते कि तुम्हें कुछ वोकेबुलरी, यानी कुछ आप मेहनत करो ताकि आपकी वोकेबुलरी थोड़ी इनरिच हो। एक तो शब्द, एक हमने भी आपको वैसे ही बताया था उस दिन, लीव और लीव, मीनिंग तो सेम नहीं है इसकी, प्रोनाउंसिएशन सेम है ना, स्पेलिंग भी अलग है। लीव और LEAVE लीव, और LIVE लीव, बोलते तो सेम ही है, लीव और लीव, लेकिन दोनों का मीनिंग क्या है, डिफरेंट है। लीव का पास्ट टेंस क्या होता है? लेफ्ट। और लीव का पास्ट टेंस, LIV लीव का पास्ट टेंस, लिव्ड। वी लिव्ड टुगेदर, हम साथ रहते थे। हुँ? और ही लेफ्ट द रूम, उसने रूम छोड़ दिया, यूज करते हैं ना। या उसने मुझे स्टेशन पे छोड़ दिया, कहीं भी छोड़ दिया, तो उसके लिए क्या लेफ्ट का यूज करते हैं। सेकेंड यूनिट शुरू करनी थी, लेकिन ये बच्चे ही नहीं आ रहे, 13 बच्चे आ रहे, कैसे करूं बताओ। पुरानी चीजों में लगे रहते हैं। चलो कुछ और बोलो, चलो आप जो बताना चाहते हो कुछ, या कुछ पूछना चाहते हो इसमें, फर्स्ट यूनिट कुछ है ऐसा बचा हुआ? मुझे लगता है तो लगभग आपको याद हो गया होगी अब सारी चीजें। प्रिंसिपल्स ऑफ लैंग्वेज स्किल्स है, जैसे प्रिंसिपल्स ऑफ लैंग्वेज स्किल्स किसके द्वारा हम लोगों ने पढ़ा था, किसने दिया था इसे? हैरोल्ड ई पामर का पढ़ा था ना। चलो ये सब छोड़ो, हम लोग सेंटेंस बनाते हैं अच्छे से थोड़े, कल शुरू करेंगे। स्टूडेंट्स को बताओ कि आए तो भी, तो सप्लीमेंट्री रीडर शुरू करेंगे कल, ठीक है। कोनोटेशन डिनोटेशन भूल गए या याद है, ये बताओ। कोनोटेशन एंड डिनोटेशन में क्या डिफरेंस है? या कोनोटेटिव वर्ड और डेनोटेटिव वर्ड, मीनिंग ही बता दो दोनों की। लिटरल, और जो यानी जो हम जानते हैं उसको जोड़ते नहीं, एसोसिएट नहीं करते हैं, हाँ?
कि इसके मीनिंग से और भी कुछ जुड़ सकता है। हाँ हाँ, उससे यानी कोई एक एसोसिएशन हो रहा है किसी चीज का, हो लव का, हो हेट का, हो जरूरी जो भी हो, स्टॉप का हो। जैसे तुमने रेड सिग्नल किसी ने कल बताया था कि वैसे तो हम रेड सिग्नल को देखकर एक ही चीज जानते हैं ना कि इसका मतलब होता है स्टॉप। नहीं, मैंने हम लोग देखते हैं कि कहते हैं कि हाँ ये रेड लाइट, यानी रेड लाइट जली है, लेकिन उससे क्या एसोसिएशन है, क्या उस वर्ड का मतलब है, वो अलग होता है। जैसे रेड रोज देखते हैं, लाल गुलाब है, उसका स्टेम क्या है, ग्रीन है, और वो फूल है, फ्लावर है, रेड रोज है। लेकिन रेड रोज किस चीज का सिंबल है, किस चीज से जुड़ा है, उससे कौन सी फीलिंग्स आती है, ये सब चीजें जब आती है तब वो कोनोटेटिव मीनिंग हो जाती है। फिर और भी चीजें, जैसे हेट की भी फीलिंग आती है, कौन से वर्ड से, मान लो कोई एक वर्ड बताओ जिसके मीनिंग से नफरत हो या कुछ ऐसा कुछ भी। या मान लो ये एक मैंगो फ्रूट ही ले लो, मैंगो लिया, मैंगो देखकर सबसे पहला अर्थ क्या आएगा, सब क्या जानते हैं उसका लिटरल मीनिंग, ये मैंगो है, फ्रूट है। लेकिन उसे उसके साथ एसोसिएशन क्या हो सकता है कि ये खट्टा है या मीठा है, होता है ना, इसका टेस्ट कैसा है, टेस्ट खट्टा या मीठा कुछ भी हो सकता है। इस तरह अगर आप किसी को कुछ दे गिफ्ट देना चाहते हो, तो आप ऐसा भी हो सकता है आप उसे कुछ और सोच कर दे रहे हो और देने लेने वाला उसका मीनिंग कुछ और निकाल रहा हो, ऐसा भी तो होता है। तो इसमें आपको वही ढूंढने पड़ेंगे कौन कौन से वर्ड हो सकते हैं जिसके, ढूंढने क्या पड़ेंगे, वो आपके आसपास ही दिख जाएंगे। जैसे मान लो एक ट्री है, ट्री है तो सब भी जानते हैं हाँ ट्री का मतलब क्या होता है, लेकिन ट्री से कितनी सारी चीजें जुड़ी होती है। शैडो है, यानी आपको छाया देती है, आपको फल देता है, जो भी है, यानी इस तरह की इफेक्शनल मीनिंग जो होती है उसकी, वो उससे जो जुड़ी होती है वो उसको आप कोनोटेटिव मीनिंग कह सकते हो। लिटरल मीनिंग तो डिनोटेशन है ही कि हाँ ये पेड़ है, वृक्ष है। तो इस तरह ये बहुत सारे अपनी ओर से मीनिंग निकाल सकते हो। न्यूट्रल भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये सब आपको सिमेंटिक्स के टाइप है, टाइप जो बताए थे हमने आपको, कंसेप्चुअल मीनिंग और एसोसिएटिव मीनिंग। तो कंसेप्चुअल मीनिंग है वो क्या है, डेनोटेशन डेनोटेटिव मीनिंग है, और जो एसोसिएटिव मीनिंग है वो आपको कोनोटेटिव मीनिंग है। नहीं वही तो, उसको वो कहो या ये कहो, उसी को फिर कॉग्निटिव भी बोलते हैं। जैसे डेनोटेटिव मीनिंग को आप कॉग्निटिव भी बोल सकते हो, या फिर कंसेप्चुअल भी बोल सकते हो। इसी तरह एसोसिएटिव मीनिंग को हम अफेक्टिव मीनिंग भी कह सकते हैं, कोनोटेटिव मीनिंग भी कह सकते हैं। कई सारे इसके सिनोनिम से, सब एक ही है। ये तो ये हो गया कौन, यानी इसमें जो फर्स्ट यूनिट में आपको लैंग्वेज एक्विजिशन, लैंग्वेज स्किल, सबके प्रिंसिपल्स, फंक्शंस ऑफ लैंग्वेज, ये फोनेटिक्स ये सब तो उसमें दिया तो था नहीं, लेकिन चूंकि लैंग्वेज स्किल के अंतर्गत आता है इसलिए हमने आपको थोड़ा थोड़ा बताया।
अब जैसे एक आध ऐसे भी सब सेंटेंस है जो हम लोग यूज तो करते हैं। जैसे आपको सेकेंड यूनिट में क्या पढ़ना है कि हम लोग जैसे कॉन्वर्से क्या बोलते कन्वर्सेशन है या कंप्रिहेंशन है, इसमें इतनी देर से क्यों आ रही है सुमन? सिर्फ अटेंडेंस के लिए? अटेंडेंस तो हम लेते ही नहीं है वैसे भी। ये तो हम इसलिए क्लास लेते हैं कि तुम्हें फायदा हो, अगर तुम कुछ जानना चाहते हो तो आओ। और जो रोज आते हैं वो तो मुझे पता ही है। तो इतनी देर से आओगे उससे क्या फायदा हुआ है बताओ? और एक जब हो अगर मार्क्स देने की बात आई तो हम वाइवा ले सकते हैं, मुझे खुद ही पता चल जाएगा किसने क्लास किया है किसने नहीं किया। और क्लास की बात भी नहीं कर रहे, आपको नॉलेज होना चाहिए, मुझे इससे मतलब नहीं है कि आप क्लास में आए नहीं आए, लेकिन हमने जो पढ़ाया वो मुझे पता होगा तो वाइवा में तो हम वही पूछेंगे ना कि हमने क्या पढ़ाया। और ये भी मुझे भी पता है आपके पास भी नेट अवेलेबल है, आप भी ढूंढ सकते हो, आप भी पढ़ सकते हो। लेकिन डिस्कशन से थोड़ा क्या होता है, कोई भी चीज सुनते हैं तो जल्दी याद होता है, और बार बार चूंकि रिपीट करते हैं, मुझे भी पता है रिपीट करते हैं तो आपको हो सकता है बोरियत हो, लेकिन मुझे लगता है कि आपको जैसे मुझे रिकॉल करने या बार बार रिपीट करने से याद होता है, आपको भी याद हो जाएगा, अलग से पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। कल तो हमने आपको कहा था टाइम के बारे में, सेंटेंसेस बनाने को, कि जैसे 5 बजने में 10 मिनट बाकी है या शेष है, 5:30 बजे हैं, 5:15 बजे हैं, तो इसे कैसे बनाएंगे? किसी ने कोशिश की? अच्छा चलो, ये तुम अब सिंपल सेंटेंस पूछते हैं, इसे बताओ। मेरे पास नष्ट करने के लिए समय नहीं है, मान लो, इसे कैसे बनाएंगे? जैसे कुछ बच्चे परेशान हो जाते हैं तो यही तो कहेंगे मेरे पास नष्ट करने के लिए समय नहीं है, तो इसे कैसे बनाएंगे? डोंट नहीं लगाएंगे। हाँ, आई हैव नो टाइम टू वेस्ट। सोहन मुझसे, या सोहन या कुछ भी बोल लो, मुझे सोहन याद आ गया। अंजलि मुझसे मिलने आई, बताओ कैसे बनाऊंगी? अब एक चीज, अच्छा हाँ, एक चीज आप अक्सर देखते होगे कि मीट के लिए हम लोग मिलने का पढ़ते बचपन से है कि मीट मीन्स मिलना होता है, पढ़ते हैं ना, MEET, मीट मीन्स मिलना। लेकिन हमें इधर आप देखोगे जब से नई इंग्लिश शुरू हुई, क्या है, CU बोलते हैं, कि मीट यू जल्दी बोलते ही नहीं है। आप देखना है जो प्रैक्टिकल इंग्लिश है, प्रैक्टिकल लैंग्वेज जो यूज करते हैं हम लोग, व्यवहारिक जो है, कहते हैं केम टू सी मी, जबकि सी का मतलब हम लोगों ने बचपन से क्या पढ़ा, देखना, लेकिन यूज कहाँ कर रहे हैं? मिलने के लिए, सी से मिलने आया तब भी सी यूज कर रहे हैं, जबकि मेरे ख्याल से मीट गलत नहीं होना चाहिए, मीट सही होगा, लेकिन व्यवहारिक लैंग्वेज में आजकल सी का यूज ज्यादा हो रहा है। एक तो हम लोगों ने क्या किया, अपनी जो भाषा जो प्रैक्टिस होती थी हम लोगों ने मोबाइल की अंग्रेजी में बर्बाद कर दी है ना। मोबाइल में हम लोग क्या करते हैं, हिंदी में टाइप करने शुरू कर देते हैं। अगर उसमें आप 2 लाइन भी टाइप करते हो किसी को कुछ मैसेज देने के लिए, उसे आप इंग्लिश में टाइप करो अपनी इंग्लिश लैंग्वेज में सही से, तो क्या होगा, आपकी लैंग्वेज रिकॉल होती रहेगी, रिवीजन होता रहेगा आपका, आपको याद पता चलता रहेगा आप सही लिख रहे हो गलत लिख रहे हो। लेकिन हम लोग ना हिंदी में लिखना चाहते हैं ना अंग्रेजी में, लिखते हैं किस में, हिंदी को इंग्लिश में लिखते हैं ना, ज्यादातर यही करते हैं।
चलो एक और बनाओ। सीमा खेलने के लिए उत्सुक है। ये सब हम्म हाँ सही बना रहे हो, क्या बात। कौन बना रही है सही? दीक्षा, दीपाली, दोनों सही बोल रहे हो क्या? अभी पहले किसने बोला था? दीपाली। हाँ, ईगर टू प्ले भी वो सब सही है। और दीक्षा ने क्या बोला? निकिता ने बोला था, क्या बोला था? चलेगा, वो भी सही है। अगर हम उत्सुक नहीं हटा दें, सीधे बोले वो खेलना चाहती है तो सही है। यह समय हंसने का नहीं है। यह समय हंसने का नहीं है। दिस इज नॉट द टाइम टू लाफ। बिल्कुल सही बना रहे हो, अच्छी बात है। वह अपने पिता का पत्र पढ़कर प्रसन्न हुआ। Who was pleased to read his father's letter। बिल्कुल सही। ये सब क्या है, कौन से सेंटेंस में आएंगे ये सब? ये अब थोड़ा टफ है, इसका वर्ड जो है किस सेंटेंस में आते हैं, ये सब जेरोंडियल इन्फिनेटिव में आते हैं। ये सारे सेंटेंस इस टाइप के याद ही नहीं रहेगा, बोलने से क्या फायदा। अच्छा, ऐसे इसको बना सकते हो। सड़क पर चलते हुए वह फिसल गया। सड़क पर चलते हुए वह फिसल गया, इस टाइप के सेंटेंस। इसमें क्या है, वर्ब पहले आएगा और आईएनजी लगा कर आएगा, तो क्या हो जाएगा? चलते हुए वाक को ले लो, वॉकिंग। शुरू में वॉकिंग आ जाएंगे, नहीं, वॉकिंग अलोंग द रोड। आई स्लिप डाउन, आई या वी ही स्लिप डाउन, वह फिसल गया। फिसलना की इंग्लिश क्या होती है? स्लिप ही तो कहते हैं। हम्म? और चूंकि मैं फिसल गया है इसलिए स्लिप्ड कर दिया। और जब स्लिप करेंगे तो ईडी लगाएंगे तो पी डबल पी हो जाएगा ना, स्लिप। हाँ, वही तो कहा, ये जरूरी नहीं है एक ही टाइप से बनाए, सेंटेंस सही हो का अर्थ सही होना चाहिए और सारे स्ट्रक्चर सही होना चाहिए उसका। जब वो फिसल गया, जब वो सड़क पे चल रहा था ना, ऐसे भी तो वाइल तो यही तो हुआ जब वो चल रहा था। इसमें ये ग्रामर में तो एक ही रूल्स बता देते हैं, लेकिन जब हम उसे अपने कॉमन सेंस से तो बोल सकते हैं कि हाँ सही है, सही लग रहा है ना। ग्रामर में तो एक टाइप के रूल बना दिए कि इसको ऐसे ही बनाना है, ऐसे बनाओ इस सेंटेंस को। इसलिए जो आजकल रिसेंटली जो पढ़ाई होती है ना, इसमें ग्रामर ज्यादा पढ़ाई नहीं होती, क्या कहते हैं उसको, प्रैक्टिकल ग्रामर पढ़ाते हैं। एक्सरसाइजेज बनाओ, कंपोजिशन लिखो, एसे लिखो, रिपोर्ट लिखो, एड लिखो, इस टाइप से पढ़ाते हैं ना, उसी में प्रैक्टिस हो जाती है। तो उसमें ग्रामर को के रूल्स बिना जाने ही वो सही इंग्लिश लिखने लगते हैं। पहले हम लोग के टाइम में ग्रामर पढ़ाई होती थी, ग्रामर पढ़ो, ट्रांसलेशन बनाओ, ऐसे ही। अब जैसे है कि शोर सुनकर वह घर की तरफ भाग गया, नहीं यानी शोर यानी नॉइज। अब है ना कि जैसे एक चीज देखो, सड़क पर चलते हुए है तो चूंकि रोड है,
तो along the road हमने कहा, walking along, ALONG, walking along the road। अब हम घर की तरफ कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या कहेंगे, hearing the noise, शोर सुनकर, hearing the noise। कल हमने हियरिंग और हियर और लिसन में अंतर बताया था ना, कि हियर यानी जो आवाज आप बिना किसी प्रयास के सुन रहे हो, आपके कानों तक पहुंच रही है, तब हम हियर का प्रयोग करते हैं। और जब वैसी आवाज जिसको सुनने के लिए आपको अटेंशन यानी आप चाहते हो और सुनना चाहते हो, और किसी आपको उसके लिए अपना ध्यान उस तरफ देना पड़ता है, उसके लिए लिसन का प्रयोग करते हैं, लिसनिंग का। तो यहाँ है शोर सुनकर, यानी हियरिंग द नॉइज, ही रैन, घर की तरफ भाग गया तो रैन भी चलेगा, ही रैन, घर की, हाँ, टुवर्ड्स द हाउस या होम, भी हाँ। इस तरह एक चीज देख ले, जब हाउस है तो टुवर्ड्स हो गया, और रोड है तो क्या हो गया, वॉकिंग अलोंग द रोड। अगर इसी तरह की वह लड़का स्कूल से, क्या है, कुछ भी जोड़ लो उसमें, रोता हुआ आता है, तो यहाँ स्कूल के लिए क्या आएगा, द बॉय कम्स, हाँ, फ्रॉम द स्कूल आता है। घोड़े पे चढ़ना आएगा तो इसके लिए क्या आएगा, राइडिंग ऑन ए हॉर्स। और जैसे कर लेना के लिए हमने कई, हम जो वर्ड यूज करते हैं, और किसी ने सुसाइड कर लिया तो आप कौन सा वर्ड यूज करते हो उसके लिए, कमिटेड सुसाइड। जबकि और चीज के लिए क्या कमिटेड कहाँ यूज करते हैं, सुसाइड के लिए और कोई वर्ड हम लोग यूज ही नहीं करते, क्या हमेशा कमिटेड ही करते हैं। गरीबी से तंग आकर उसने आत्महत्या कर ली। अब ये थोड़ा सा आपको गरीबी से तंग आकर है, यहाँ पे आप थोड़ा सा परेशान होंगे, तंग के लिए कौन सा शब्द यूज करें। हाँ, हाँ, ड्यू टू पॉवर्टी भी कर सकते हैं, और लेकिन अब चूंकि शुद्ध बनाना है तो क्या, ड्राइवन बाय पॉवर्टी कहते हैं, DRIVEN, ड्राइवन बाय पॉवर्टी ही कमिटेड सुसाइड। क्या, टायर्ड ऑफ पॉवर्टी, स्पेलिंग बताओ। हाँ, जब लिख सकते हैं टायर्ड ऑफ, फ्रेज टाइप का हो गया ना, लिख सकते हैं हम। जब मीनिंग सही आ जानी चाहिए बस, और क्या। ये नहीं कि उल्टा हो जाए। और आप लोग तो कुछ लोग इंग्लिश मीडियम के होंगे बच्चे, अपना काम समाप्त करके मैं घर चला गया तो क्या करोगे, ऐसे बना सकते हैं, ठीक है। नहीं, मैं घर चला गया, मैं छोड़ के थोड़ी जा रहा हूँ, मैं घर चला गया तो वेंट होम ही करोगे ना, आई वेंट होम। लेकिन क्योंकि इसको परफेक्ट पार्टिसिपल में बनाना है, हाँ? तो इसकी जो सही इंग्लिश होगी ना, होगी कि हैविंग फिनिश्ड माई वर्क आई वेंट होम। क्योंकि जब मैंने अपना काम खत्म कर लिया, तो इसे सीधा कैसे बनाएंगे, आई हैव फिनिश्ड माई वर्क, ऐसे ही तो बनाते हैं। तो जो उसने पहले क्या कहा था, आफ्टर फिनिशिंग माई वर्क, है ना। हाँ, तो आफ्टर फिनिशिंग
मेरे ख्याल से सही होता है, लेकिन पता नहीं, ग्रामर वाले कहते हैं कि फिनिश्ड होना चाहिए। अब जैसे तुम कहीं लिख के आओगे तो उसे कोई गलत नहीं बोलेगा, हाँ? क्योंकि ट्रांसलेट तो कर नहीं रहे हो, अपनी बात लिख रहे हो ना, तो सही रहेगा और सही चल जाएगा। क्योंकि परफेक्ट पार्टिसिपल का आपको एग्जाम्पल देने को अगर कहे कोई, तब आप उस समय सोचना पड़ेगा आपको कि सही एग्जाम्पल क्या होगा। प्रेजेंट परफेक्ट पार्टिसिपल होते हैं ना कि वो काम या है, उसमें है भी लगा रहता है, मैंने अपना काम खत्म कर लिया है या खत्म कर लिया, उसने किताब पढ़ ली है, he has finished, he has read his book। उसमें क्या हैज हैव के साथ वर्ब का थर्ड रूप लगता है। हाँ, तो उसमें हैज हैव लगता है, वही पास्ट परफेक्ट में आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, उसमें हैव और हैज की जगह क्या लगेगा, हैड लगेगा, और वर्ब का थर्ड रूप लगेगा। तो जब इसके एग्जाम्पल देने को कहेंगे ना, तब आपको इसका ध्यान रखना पड़ेगा कि कहाँ हैज लगेगा, कहाँ हैड लगेगा। चलो सब चले गए, जाओ तुम भी, 8 बजे हैं बच्चे, भूख लगी सबको। वेलकम, कल आओगे तब पढ़ाएंगे हम सप्लीमेंट।